हेलो दोस्तों, मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी के ऑनलाइन मंच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए पुनः फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने सिविक्स 9th क्लास जो है उससे संबंधित लेसन नंबर 3 जो है चुनावी राजनीति, उससे संबंधित आज वीडियो आपको मिलेगा। इससे महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को भी हम आपको अंतिम लास्ट के वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं इस वीडियो में और बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। आप लोग इस मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे जो बनने वाले प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग एक थ्योरी के रूप में देखेंगे कि जो चुनावी राजनीति है वो किस प्रकार से होती है। इसका हम एक परिचय कर लेते हैं, इसकी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हम लोग सवाल उठाते हैं कि किन किन चीज़ों से चुनाव जो है लोकतांत्रिक होता है और इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे इसमें, और किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश का पूरे लगभग इंडिया में ही इस प्रकार का देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। जैसे कि मैं हरियाणा की विधानसभा की अगर बात करता हूँ तो वहाँ का एक आपको उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं कि लोग सरकार से नाखुश जब होते हैं तो वे किस प्रकार से चुनाव को आगे बढ़ाते हैं। कि एक हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से नेताओं के ऊपर एक उम्मीद की जाती है। एक समय की बात है जब आधी रात के बाद का समय था। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही थी। उस समय क्या हुआ कि आयोजक भीड़ के बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आप आने ही वाले हैं। जब कोई भी गाड़ी पास से गुजरती तो लोगों को लगता था कि नेताजी आए और उम्मीद से वो लोग खड़े होते थे और उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। और यह नेता जो है वो श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख जो कि गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है कि उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया। पिछले 23 महीनों में से भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इस प्रकार से यह हरियाणा में 1987 में हुए जब राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। 1987 से है और ये हरियाणा प्रदेश से है कि राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है जो राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। यानी वहाँ पर जो थी वो कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। तब विपक्ष के एक नेता थे जिनका नाम था चौधरी देवीलाल, जो कि न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। कौन सा? न्याय युद्ध नामक। और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया था। लोकदल नामक एक नई पार्टी का गठन किया था। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया था कि अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों को क्या कर देंगे, उनके जितने भी कर्ज हैं वो माफ़ कर देंगे। उन्होंने वादा किया और यह उनकी सरकार का पहला काम होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब लोग तब की सरकार ने नाखुश थे और वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने क्या किया कि लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसके सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उससे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगीं। क्या हुआ कि उस समय 90 सीटें थी उस समय
हरियाणा प्रदेश में और 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ में उस समय कितनी सीटें मिल पाई? केवल 5 सीट मिली। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। यानी राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं तथा उनका पद ग्रहण करवाते हैं। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पद ग्रहण कराने वाले जो होते हैं वो राज्यपाल कराते हैं। इस रूप से उन्होंने देवीलाल को हरियाणा प्रदेश में एक संभालने का निमंत्रण दिया और चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री की एक शपथ दिलाई। ठीक है, मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री की शपथ एक राज्यपाल दिलाते हैं और राज्यपाल को की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि इस प्रकार से जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, जो छोटे व्यापारियों का बकाया ऋण था, माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। यानी पुनः देवीलाल ना जीत पाए और उस समय कौन जीता? कांग्रेस जीते। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ये किस समय की बात थी? ये थी 1987 की, कि जब जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा। यानी एक वैकल्पिक है और इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो इस प्रकार से निष्कर्ष निकलते हैं कि इस कथा में जो भी दिए गए हैं सूचनाओं के आधार पर सही या गलत का फैसला नहीं हो सकता। यानी चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। लोग हर शासक दल से नाराज रहते थे और उन्हें हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। यानी इस प्रकार से हर साल इस प्रकार का चलता है। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती। इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली थी और अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी। आगे पढ़ते हैं हम। चुनावों की ज़रूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम भी यह जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हम चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं एक विस्तार पूर्वक। चुनाव में क्या करते हैं लोग जो हैं, मतदाता जो हैं, वो कई तरह से चुनाव करते हैं। जैसे कि वे अपने लिए जो है कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं और वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो मतदाता हैं वो अपने हिसाब से अपनी तरह से चुनाव कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? तो चुनाव का जो लोकतांत्रिक मानने का जो आधार है वो चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। जैसे लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, लेकिन यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। जो 100 चुनाव जैसे लोकतांत्रिक होते हैं, इसमें से अनेक देशों के चुनाव हम लोग देखते भी हैं। और इस प्रकार से जब लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें तो पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ हमारी आती है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर रूप से यानी कराने चाहिए।
और हमारा चौथा जो अनुसरण निकलता है कि लोग जैसे जिसे चाहे, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। अगर हम लास्ट 5वें की बात करें कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति चुनाव कर सकें। इस प्रकार से ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। तो हम इसका एक निष्कर्ष कर लेते हैं कि जब चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है, यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप से ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप यह है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवार के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगी। कहने का मतलब है प्रतिद्वंद्विता बनी रहनी चाहिए और इससे क्या होता है, निष्पक्ष होती है चुनाव। और लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान देखते हैं। इससे हर बस्ती, हर गांव में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं और पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के, तुमने देखा होगा कि हथकंडे अपनाते रहते हैं। कुछ ना कुछ लालच देकर के, दबाव देकर के इस प्रकार से अपनी राजनीति को ऊपर उठाना चाहते हैं। समाज और देश की सेवा करने की अगर चाह कि अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते और उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। अगर हम अपने संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का भी चयन किया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से ही यही व्यवस्था बेहतर काम करती है और एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का क्या हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा या राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लिए समान आगे बढ़ने की, अपनी कैरियर बनाने की चिंता होती है और वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी कुर्सी से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों को मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें नेताओं का व्यवहार देखने को मिलता है। एक तरीका जो राजनेताओं को ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले जो राजनेता हैं, राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस प्रकार पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। इस प्रकार से चुनावी ढंग होना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि भारत में यानी हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं और 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं और इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, तो इसे उपचुनाव कहते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं चुनाव क्षेत्रों के बारे में। तो जैसे हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया और संभव है आपने सोचा कि उन्होंने कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम हो। अब हम एक संसदीय क्षेत्रों की बात जैसे करते हैं, जैसे गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र। तो गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र की बात करें, जैसे एक आता है गुलबर्गा दक्षिण, यहाँ पर हमारा स्थित है, और एक आता है गुलबर्गा ग्रामीण SC, अफजलपुरा, गुलपुरा उत्तर, जेवरगी, चित्तापुरा और सेडम,
और गुरमित काल जो है इस प्रकार से है। और अगर हम कर्नाटक का गुलबर्गा की बात करें तो ये हमें कर्नाटक का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। गुलबर्गा क्या है कि गुलबर्गा एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गा कलाबुर्गी जिले की सीमा अंतर है, और जो कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा ही नक्शा बना हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं इसमें कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को यानी भारत देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। यानी 543 सीटें हैं और उसमें से संसद सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अगर बात करें तो उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा जाता है, और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम लोग एक विधायक के नाम से जानते हैं। लोकसभा में जो होते हैं वो सांसद या संसद सदस्य होते हैं, और अगर विधानसभा की बात करें तो उसमें क्या होता है, विधायक होते हैं। और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा में कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यह तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत में कई वार्ड होते हैं और वार्डों में भी बांटा जाता है, जो कि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य चुना जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को भी सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो उसका मतलब है विधानसभा के 60 सीट निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्यसभा विधानसभा में पहुँचे। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, यानी हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने एक प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का क्या करता है, एक अधिकार देता है। और कमज़ोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। इन अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों, शहरी नगरीय तथा स्थानीय निकायों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया। हम देखें कि अगर लोकसभा की 84 सीटें जैसे अनुसूचित जात के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति में ये सीटें पूरी आबादी इन समूह को हिस्से के अनुपात में इस प्रकार से अनुसूचित जातियों और और जनजातियों के लिए एक आरक्षित सीटें और किसी अन्य समूह के उचित से हिस्से से कुछ नहीं लेती हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो कुल क्षेत्र है उसमें 543 सीटें हैं। आरक्षित की बात करें, जैसे अनुसूचित जात हैं जो रेड कलर की हैं, वो 84% है। और अगर हम अनरक्षित यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो 47% है, जो अब लोगों को ग्रीन कलर में दिख रही है। और अगर सामान्य की बात करें तो 412 है, जो कि हमें वाइट कलर से दिख रही है। अगर हम कुल सीटें निर्वाचन क्षेत्र की सीटों की बात अगर कर लें तो आंध्र प्रदेश में जो है 25 सीटें हैं। इस प्रकार से हरियाणा में 10 हैं। और उसके बाद हमारे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी 80 सीटें उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं मतदाता के बारे में, मतदाता सूची। मतदाता कौन होता है? एक वयस्क होता है जो कि अनेक मामले, जैसे कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो तो कम, एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु तो कोई नहीं, यानी इस प्रकार से हर व्यक्ति अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हमारे देश में 18 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के सभी चुनावों में चुनाव वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जीत, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो।
देने का अधिकार है। अपराधियों और जो दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। दूसरा, वोट न डाल दे, इस पर भी कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाना होता है। वोट के साथ मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है? तो उम्मीदवारों का नामांकन एक हमारे लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों का वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी भी चुनाव लड़ने पर लोकपाल किसी किस्म की बंदिश ना हो और हमारी चुनावी प्रणाली ऐसी हो। इस प्रकार से एक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार है यह हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में ही भी अपराधियों वगैरह पर रोक है। इस प्रकार से क्या है कि निर्वाचन नामावली होती है, तो इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें वोटर कार्ड या पहचान मतदाता का क्रमांक नंबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब लोग एक मतलब राजनीति में उतरते हैं चुनावी के लिए, तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह या समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, उन्हें टिकट मिलता है। इस प्रकार से चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और क्या करना होता है कि कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करवानी पड़ती है। और हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं, जैसे कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। इस प्रकार से उसमें नामांकन फॉर्म में भरा जाता है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवार द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का भी एक प्रकार का मौका मिलता है। उम्मीदवार की अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। इस पर भी हम लोग विचार करते हैं कि सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव लेने के लिए डिग्री की नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता की बात हो तब भी है, जिसमें जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि भी शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। भारत की चुनावी प्रणाली कुछ विशेषताओं को सिद्धांत दिए गए, इनके सही जोड़े जैसे बनाइए। तो एक प्रकार से जैसे सिद्धांत होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व जैसे 18 वर्ष उससे ऊपर के सभी को मताधिकार का अधिकार, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सभी पार्टी बनावे चुनाव लड़ाने की आज़ादी, एक मत एक मोल, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का भी आरक्षण। इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या है? इस प्रकार से वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेसन बड़ा है, तो स्किप ना करें, महत्वपूर्ण है। आपको छोटी छोटी बारीकी इसमें चीज़ें मिलेंगी।
तो चुनावी अभियान की अगर बात करें तो चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों की अपनी पसंद की प्रतिनिधियों और सरकार की नीतियों को एक अवसर देना और अपनी पार्टी बनाना। इस प्रकार से देश में एक लोकतांत्रिक शासन होता है। तो राजनीतिक जो दल चुनाव होने के महीने से पहले इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी जाती हैं और चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का भी ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। इस प्रकार से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। तो कुछ दल उठाए गए सफल नारों पर भी गौर करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में एक गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब दिया था? 1971 में दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था और गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था और पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। उसके बाद एक नारा लगा था 1977 में, जो कि लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ पार्टी का आपातकाल के दौरान ही ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वादा किया हुआ था। लोकतंत्र बचाओ। एक बात और कर लेते हैं कि जैसे वामपंथी दलों ने 1977 में ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। जमीन जोतने वालों को का नारा दिया था। और 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया हुआ था 1983 में। लोकतंत्र राजनीतिक दलों और उम्मीदवार को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। कौन कौन सा काम नहीं कर सकती हैं, इसके लिए भी रोक है पार्टियों के ऊपर। जैसे कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, इस प्रकार की रोकथाम है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है। इस प्रकार से और वे किसी भी मामले में अगर दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को सब करने की मनाही है। जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करना, सरकारी वाहन या विमान या अधिकारियों का चुनाव उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ बाउंड होता है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे देश में बहुत महंगे चुनाव जो होते हैं, भारत में चुनाव करवाने बहुत ज़्यादा जो रकम खर्च होती है। जैसे 2014 लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 के करीब खर्च हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों के चुनाव सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। और अगर मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपये। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। जैसे कि सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियों खरीदने का फैसला किया और प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3,000 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ और अनुमानित इस पर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुआ। तो क्या चुनावों में महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय दे सकते हैं सभी लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। इस पर हम विचार एक नज़र डालते हैं कि हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं अखबार और टीवी के माध्यम से। अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा
हम लोगों को मिलती है और आरोप भी लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों को इस प्रकार से गड़बड़ी की सूचना मिलती है, जैसे कि समझते हैं कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, इस प्रकार की हम लोगों को असुविधा देखने को मिलती है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की जाती है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, और मतदान के दिन चुनावी धांधली और मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना, इस प्रकार की हम लोगों को एक चुनाव में धांधली देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम लोग बराबर देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति अगर बात करें, यानी जो न्यायपालिका की समान आज़ादी प्राप्त होती है, और मुख्य निर्वाचन जो आयोग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तो मुख्य निर्वाचन आयोग को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने भी अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, और इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करवाना भी शामिल होता है। चुनावी ड्यूटी पर क्या होता है कि तैनात जो अधिकारी होते हैं सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का जो उपयोग शुरू किया और साथ ही अपनी शक्तियों से विस्तार भी किया है। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग का जो शपथ ग्रहण कराते हैं तो वो कौन कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं। आगे देखते हैं कि चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की और उच्च न्यायालय के चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। हम लोग अब पढ़ते हैं आगे, चुनाव में लोगों की भागीदारियों की बात करते हैं, यानी कौन कौन इसमें भाग ले सकता है। इस प्रकार से तो चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखने को मिला कि लोग उत्साह भागीदारी करते हैं। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग। चुनावों में लोगों की जो भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। अगर हम देखें कि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है और भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। देखिए मतदान भारत और ब्रिटेन के मतदान का जो प्रतिशत है, जो हम लोगों को ये पिंक कलर से जो दिखने को मिल रहा है ये हमारा ब्रिटेन है, और जो ब्लू कलर का है वो हमारा भारत का है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं, और पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी मतदान करते हैं। ये इस प्रकार से हम लोगों को आंकड़ा देखने को मिलता है, ये भारत का और ये अमेरिका का है। जैसे कि अगर हम देखें 60 साल में जैसे 56 ऊंची जो देखते हैं वो ऊंची जो जाति होती है वो 56% करती है, और अगर हम देखें पिछड़ी तो 58, अनुसूचित जाति 60% और अनुसूचित जनजाति 61% वोटिंग करती है। सबसे कम जो करती है वो हिस्पैनिक करती है जो कि 28% करती है। यह आंकड़ा 2004 के अनुसार है। आगे हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के लिए तरीके में उनके वोट का महत्व है। देखिए मैं आपको स्पीड से इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे मैं आपको आसानी से समझाते चलेंगे।
आगे हम लोग पढ़ते हैं अब चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। और चुनावी नतीजे जो होते हैं, भारत में शासक दल राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का भी चुनाव हारना बहुत आम बात है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां होती हैं। इस प्रकार से जो चुनाव आयोग होता है वो स्वतंत्र कराने की कोशिश करता है और कोई भी धांधली ना हो। मैंने बताया था कि आपको बाउंड भी लगाते हैं कि ये चुनाव के समय नहीं होता है और न करने दिया जाता है, जो कि एक गलत है और चुनाव आयोग के अनुसार ये सब गलत होता है। आगे हम लोग देखते हैं चुनावी धांधली भी होती हैं। ठीक है, आचार संहिता क्या होती है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने वाले कायदे कानून दिशा निर्देश जो होते हैं वो आचार संहिता के अंतर्गत कहलाते हैं। अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चुनावी क्यों होते हैं, इसके बारे में कौन सा वक्त ठीक नहीं है, ये देखना है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। चुनाव लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। चुनाव लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं, ये गलत है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने में हमें कौन सा वक्त सही कारण नहीं देता है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है और भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, ये बात गलत है। इस प्रकार से ये प्रश्न है और हम लोग देख लेते हैं और यहाँ से हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस प्रकार से जो चुनाव है, चुनाव के रूप में मैंने बताया आपको, सबसे कम जो है अमेरिका में हिस्पैनिक जो है वो सबसे कम चुनाव मतदाता करते हैं, यानी मतदान करते हैं। ये बहुत ही बड़ा लेसन था और महत्वपूर्ण था। इससे कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि मैंने तुम्हें आपको बता दिए हैं और बाकी मैंने स्पीड से आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिससे कि हम NVD यानी नेशनल वोटर्स डे कहते हैं। अगर हम बात करें तो NVD, तो NVD का मतलब है नेशनल वोटर दिवस। इसे हम 25 जनवरी को मनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। ये आपको जो लोगो, ये इमेज दिख रही है, ये 2016 में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ से गुजरती हुई भारत निर्वाचन आयोग की एक झांकी है। तो हम लोग इसी के साथ आज चुनाव के बारे में जो पढ़ा है वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से समझें और इसको रिपीट भी करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।